नमस्कार। सशक्त पंचायत की पॉडकास्ट श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं विष्णु राजगढ़िया जी। इन्होंने पंचायत के क्षेत्र में लंबे समय से योगदान दिया, उनके सशक्तिकरण के लिए लगातार काम किया। आपका कार्य क्षेत्र झारखंड, बिहार और आसपास के जुड़े हुए एरिया में रहा है। आपने पंचायत को सशक्त बनाने के लिए एक पुस्तक भी लिखी जिसका शीर्षक था पंचायत की शक्तियां, जिसके थ्रू आप लोगों को जागरूक कराना चाहते थे कि पंचायत अपनी शक्तियों को पहचाने। जी। आपने यूनिसेफ के साथ मिलकर के भी और झारखंड सरकार के साथ मिलकर के भी महिला रिसोर्स सेंटर 2010 में एज ए कोऑर्डिनेटर काम किया और उससे भी आपको पंचायत की जमीनी स्थितियों का पता चला। जहां काफी लंबे समय से कोई इलेक्शन नहीं हुआ था, आपने खुद पहला इलेक्शन विटनेस किया। सबसे पहले तो आपके इस कार्य के लिए साधुवाद। जी, धन्यवाद। स्वागत है आपका पुनः। जी। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो 73rd अमेंडमेंट है उसमें 29 विषयों की पावर को डिवॉल्व करना था पंचायत को। पावर का मतलब यहाँ पे था प्लानिंग, बजटिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड अकाउंटिंग। यह पावर किस हद तक पंचायत को डिवॉल्व हो चुकी है जिन भी राज्यों में आपने काम किया है वहां पर? जी अमित जी, धन्यवाद। जो 73rd अमेंडमेंट जो हुआ, ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि इसके पहले भी पंचायतें थी, लेकिन जो पंचायतें थी उनको कोई संवैधानिक अधिकार नहीं मिला हुआ था, संवैधानिक उसका स्वरूप नहीं था। 73rd अमेंडमेंट ने गाँव की सरकार का एक अच्छा स्वरूप उत्पन्न किया और बड़ी संख्या में गाँव में जो सरकारें हैं, गाँव में सरकार का बनना, गाँव के लोगों को अपना अधिकार मिलना और उनका जो सशक्तिकरण, और खास करके उसकी जो सबसे खूबसूरत बात यह है कि महिलाओं का जो आरक्षण है, तो महिलाओं को इतनी बड़ी संख्या में आरक्षण मिलने का नतीजा ये हुआ, जैसे झारखंड में जिस समय में जो पहला चुनाव हुआ था 2010 में, 2010 के पहले तो चुनाव हो ही नहीं रहे थे झारखंड बिहार में। जो 2010 में जब चुनाव हुआ तो यहाँ झारखंड में महिलाओं का जो आरक्षण है वो 50% आरक्षण था और करीब 57% महिलाएं पंचायत में चुन करके आ गई। मतलब पूरी पंचायतों में पुरुषों की संख्या 43% और महिलाओं की संख्या 57%। तो ये एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण था। और इसमें चूंकि झारखंड में जो करीब 13 जिले पेशा एक्ट के अंतर्गत आते हैं, आदिवासी जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, तो उसके कारण में बड़ी संख्या में उसमें आदिवासी जनप्रतिनिधि भी चुन करके आए, आदिवासी महिलाएं चुन करके आई। तो इसका नतीजा ये हुआ कि जो ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी को मजबूत करने का एक बहुत अच्छा अवसर आया इसमें। आपका जो सवाल है कि जो फंड, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज, इन तीन चीजों का जो डिवोल्यूशन करना था पंचायतों को, ये किस हद तक हुआ? तो अगर हम झारखंड की हम बात करें, और बहुत सारे राज्यों का हम लोगों ने कंपैरेटिव एनालिसिस भी किया था कि अलग अलग राज्यों में किस तरह से कितना पंचायतों को अधिकार मिला है और उसका स्वरूप क्या है। तो उसी पैटर्न के ऊपर में झारखंड में भी करीब 14-15 विभागों ने फंड, फंक्शंस, फंक्शनरीज, इन तीनों के डिवोल्यूशन का काम किया और काफी अधिकार पंचायतों को मिल चुके हैं। झारखंड में भी, पूरे अन्य राज्यों में भी मिल रहे हैं पंचायतों को अधिकार। इसमें मुझे लगता है कि बेसिक जो चीज है ना, वो मिसिंग हो रही है। बेसिक चीज ये है कि अधिकार का मतलब क्या है और फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज, उसके ऊपर में आप किस तरह का कंट्रोल चाहते हैं, किस तरह की कितनी चीजों का कंट्रोल चाहते हैं। और मुझे लगता है कि हम लोगों को इस पर नए सिरे से बात करनी चाहिए कि जो पंचायत से आप जो उम्मीद कर रहे हैं, पंचायत का जो स्वरूप है वो एग्जीक्यूटिव होगा कि वो लेजिस्लेचर होगा। क्योंकि जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है, इन दोनों सरकारों का जो स्वरूप है ये बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है। केंद्र सरकार की क्या शक्तियां हैं और केंद्र सरकार में काम का क्या डिवीजन है। जैसे एक पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट के जरिए आपने एक बजट पास कर दिया, और वहाँ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनका काम सिर्फ इतना है कि वो एक बार जाकर के साल में बजट सेशन में जाएंगे और जाकर के उसमें हाथ हिला करके या यस या नो जो भी करना है करके, उस बजट के ऊपर में बहुत ज्यादा हुआ तो 10 रुपया का एक कटौती प्रस्ताव पेश करना है। रोकना चाहूंगा, बट पंचायत के लेवल पर भी ग्राम सभा का प्रावधान है जहां पर आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी निर्णय हैं, उसको आम सभा में चुनाव करके पारित किया जा सकता है। कुछ समितियों का भी प्रावधान है
की एग्जीक्यूशन। दोनों के बेसिक का जो डिफरेंस है ना, वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस बेसिक को हमें समझना पड़ेगा। जैसे पार्लियामेंट का जो मेंबर, पार्लियामेंट जो है उसको हम लोग बोलते हैं ना, जो ग्राम सभा इक्विवेलेंट टू संसद। लेकिन आप देखिए कि संसद में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। एक संसद में 543 जो मेंबर्स हैं, वो 543 मेंबर का आना काफी है। और 543 मेंबर में से अगर 200 लोग भी अगर आते हैं, अगर 200 लोग भी आए तो पार्लियामेंट आपकी चल गई। एक विधानसभा के अंदर में अगर 80 मेंबर्स हैं तो 80 में से 30 लोग भी अगर आते हैं तो आपकी विधानसभा चल गई। लेकिन आप जो ग्राम सभा की जो बात कर रहे हैं, तो ग्राम सभा में भी तो यही होना चाहिए था ना कि आपका जो गांव, मतलब गांव पर अगर गांव का जो इलेक्टेड, मतलब क्या हुआ, जो पार्लियामेंट में और असेंबली में। तो आपका ये मानना है कि ग्राम सभा न होने का नहीं, ना होना? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ग्राम विधानसभा और लोकसभा, वहां पर सिर्फ इलेक्टेड लोगों की जरूरत है जी। वहां पर आप पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के 5 लाख लोगों को नहीं बुला रहे, वो संभव ही नहीं है। संभव भी नहीं है। तो ये गांव में कैसे संभव है? गांव में आप ये कह रहे हैं कि ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम सभा को बहुत ज्यादा ग्लैमराइज करना और ग्राम सभा से बहुत ज्यादा उम्मीद करना। जैसे आप ग्राम सभा में कहते हैं कि ग्राम सभा में आपकी किसी जगह पर है, जैसे पंचायत जो हम लोगों के जो पेशा क्षेत्र में है, उसमें कह रहे हैं कि आपकी 33% उपलब्ध, मतलब ये उपस्थिति होनी चाहिए ग्राम सभा में। एकदम असंभव है। कैसे 33%? वहां की जो पूरी जो आबादी है एक गांव में, अगर मान लीजिए कि 10,000 लोग रहते हैं, तो 10,000 लोग रहते हैं, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि जो वयस्क जिनको मताधिकार है, उन्हीं को सदस्य माना जाता है। तो 10,000 तो गांव में पूरे लोग रहते हैं, बट उसमें तो वोटर होंगे, वो आई थिंक 3-3.5 होंगे वोटर। लेकिन 3,000 तो 1,000 लोगों की आप ग्राम सभा कैसे उम्मीद करते हैं कि 1,000 लोग आएंगे, उनका कोरम बनेगा, उतने सारे लोग एक साथ आकर के मिल करके और हर विषय के ऊपर भी चर्चा करेंगे? तो आप बेसिक इस पे हमें बात करनी चाहिए कि आप पंचायत को आप एग्जीक्यूटिव बनाना चाहते हैं कि लेजिस्लेचर बनाना चाहते हैं। इन दोनों का जो घालमेल जो हुआ है ना, उसके कारण में प्रॉब्लम है। देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो चलती है, स्टेट गवर्नमेंट जो चलती है, इस पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने जो पूरे पंचायती राज व्यवस्था का जो आधार बनाया गया है कानून में, ग्राम सभा, आपने उस पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। तो इस पे थोड़ा सा और चर्चा करते हैं कि आपके हिसाब से जो आप बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकल नहीं है ये ग्राम सभा का जो ये थॉट ही है कि 33% लोग हो, कोरम पूरा हो तभी वो बैठक हो, तो 33% की पूरा होना, ये बैठक होना ही प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसा क्यों है? देखिए, बहुत सारी चीजों को इसमें जो है ना, वो रोमांटिसिज्म ज्यादा है। मैंने जो महसूस किया कि बहुत सारी, और उसका नतीजा ये है कि इतना ज्यादा फ्रॉड करने के लिए आप उसको मजबूर कर रहे हैं। आप जितनी ग्राम सभा, मैं जिस समय में पंचायत को मैंने ज्वाइन किया, मैंने काफी ग्राम सभाओं को अटेंड किया। किसी भी ग्राम सभा में 40 आदमी, 50 आदमी, 60 आदमी, 70 आदमी, उससे ज्यादा कितनी भी आप मेहनत कर ले, उससे ज्यादा लोग नहीं आते हैं। उसके बाद आप क्या करते? कारण क्या है? लोगों को ग्राम सभा में रुचि नहीं, लोगों को लगता है कि ग्राम सभा एक बोगस संस्था है, यहाँ पर जाकर नहीं, ये नहीं है। आपने उसको कितना इम्पावर किया है, किस रूप में इम्पावर किया है, उसका पूरा स्ट्रक्चर क्या है, उस पूरे स्ट्रक्चर को आपको देखना पड़ेगा। देखिए, वो है क्या कि आपने, जैसे कि मान लीजिए कि मैं अगर आपसे बात करूं, मैं एक जगह मीटिंग में तब नहीं जाऊंगा जब मुझे लगे या तो मेरी बात ही नहीं सुनी जाएगी, या बात सुनी जाएगी बट वो मीटिंग जो है वो पावरलेस है। ठीक है, वो जो लोग सुनेंगे उनके पास कोई अधिकार नहीं है, उस पर कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आपके हिसाब से प्रमुख 2-3 कारण क्या है कि लोग ग्राम सभा में नहीं जाते? नहीं, मुझे लगता है कि जो पूरा जो स्ट्रक्चर है, वो बेसिक स्ट्रक्चर ही बहुत ही फॉल्टी है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि जैसे आपका जो एक जिला है, जिले का जो प्रशासन चलता है, वो लेड बाई आईएएस, एक आईएएस अधिकारी है, उसके नीचे सभी डिपार्टमेंट में उतनी बड़ी संख्या में स्टाफ हैं, और सारे स्टाफ मिल करके वो बहुत ही वेल क्वालिफाइड वो लोग हैं। और वो जो एग्जीक्यूटिव हैं, वो एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं। और जो विधायक है या सांसद है, विधायक या सांसद जो है, उससे किसी भी तरह के आप कोई एग्जीक्यूटिव रोल की उम्मीद नहीं करते हैं। वो उनको सिर्फ मॉनिटर करना है, उनको सिर्फ पॉलिसीज के ऊपर बात करनी है, उनको सिर्फ फॉल्ट फाइटिंग करनी है, उसको क्या गलत हुआ है इस चीज को उसको देखना है। पंचायत में आप उससे क्या उम्मीद कर रहे हैं, यही पता नहीं चल पा रहा है, पहली चीज है। दूसरी चीज है कि आप उनको अपने स्टाफ, पंचायत का आपने कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया। आपके पास में मैन पावर क्या है? एक पंचायत में
आपके पास में एक रोजगार सेवक, एक ग्राम पंचायत सचिव है, एक पंचायत सचिव है, सिर्फ एक पंचायत सचिव के अलावा आपके पास में, और आपके पास में एग्जीक्यूटिव क्या है? मेरे को ये लगता है कि यहाँ से भी पंचायत सचिव के अलावा अब आपका, जैसे आपने बोला, रोजगार सेवक है, आशा है, एएनएम है, शिक्षा मित्र है, अभी जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट है उनकी भी नियुक्ति हुई है, फिर आपका कृषि मित्र, उसकी भी बहाली की बात हो रही थी। लेकिन वो जो कृषि मित्र है उसको आप एक ब्लॉक लेवल पर जो अधिकारी है, जो एक वेल पेड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल ट्रेंड, वो जो पूरा एक सिस्टम है, देखिए हो क्या रहा है ना कि आप जो एक मुखिया है, एक पंचायत में आपने ग्राम पंचायत, हम लोग यहाँ झारखंड में उसको मुखिया कहते हैं, वहाँ और जगहों पर सरपंच कहीं कहते हैं, कहीं प्रधान कहते हैं। तो ये जो विलेज हेड है, जो चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, प्रधान हो, उसकी जो कैपेबिलिटी है और उसको आपने जितने संसाधन उपलब्ध कराए हैं और उसके पास में उसका जो एक्सपीरियंस है इन चीजों को, एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को करने का, उन चीजों को आप बहुत ज्यादा आकलन कर लिया गया है, जिसका नतीजा ये आपका जो एक्सपेक्टेशन है उससे इतना ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन है। सबसे पहली चीज है कि उसको फाइनेंस रूल नहीं मालूम है, फाइनेंस रूल किसी विधायक को भी नहीं मालूम, तो ये है सांसद। नहीं, बिल्कुल आपसे सहमत हूं मैं। हाँ, ग्राम प्रधान को तो मालूम नहीं भी होना चाहिए। हाँ, जिसके मंत्री को नहीं मालूम होता है उसके पास एक एग्जीक्यूटिव है, हाँ, ब्यूरोक्रेट है, उसको गाइड करने के लिए कि भाई क्या हाँ, नियम है, क्या कायदा है, क्या कानून है, बजट कैसे बनता है। हम्म। ठीक है, ऐसे ही ग्राम प्रधान को असिस्ट करना चाहिए इन लोगों को। सो लोग हैं पर उनके अंदर कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी नहीं है, ऐसा आप कह रहे हैं? नहीं, पूरा जो स्ट्रक्चर ही जो है ना, जो मतलब इसमें मुझे लगता है कि जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम के ऊपर में विचार करके और इसको प्रैक्टिकल करना चाहिए। आप सबसे पहले आप ये उम्मीद करें, आप अगर आपने क्या कहा, आप ये कह रहे हैं कि अगर अभी क्या है, जो मेरा ये कहना है कि जो पार्लियामेंट और असेंबली का जो पैटर्न है, जो राज्यसभा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो पैटर्न है, उसी पैटर्न पे आपको पंचायत को लाना पड़ेगा कि काम पूरा एग्जीक्यूटिव कर रही है और मुखिया जो पंचायत के लोग हैं वो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। मुखिया अभी जैसे क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि गांव में स्कूल है, गांव के स्कूल में शिक्षक भी हैं, गांव में एक लेट्स से हेल्थ सेंटर है, वहां पे आशा एएनएम भी है, गांव में आंगनबाड़ी केंद्र भी है, गांव में, ठीक है, इसके अलावा आपका जैसे हमने बोला कि मनरेगा का काम होता है, उसके लिए रोजगार सहायक भी है, गांव में एक पोस्ट ऑफिस भी, पंचायत लेवल पर, गांव में नहीं, पंचायत के आसपास या पंचायत में एक पोस्ट ऑफिस भी हो सकता है। सो संस्थाएं तो हैं, लोग भी हैं, बट इनका जो नियंत्रण है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो इनका जो नियंत्रण है वो ग्राम पंचायत तक पर कैसे लाया जा सकता है? संभव नहीं है, वो प्रैक्टिकल नहीं है, एकदम प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप ये कहते हैं, जैसे अभी यहाँ पर झारखंड में स्कूलों में कर दिया गया कि स्कूल का जो हेडमास्टर है उसको अगर छुट्टी लेनी पड़ेगी तो वो मुखिया से लेगा, कैसे लेगा? वो संभव ही नहीं है। मुखिया का कोई ऑफिस नहीं है, मुखिया एक पॉलिटिकल पोस्ट है। उसको 50 तरह की रैली में जाना है, कहीं वो कहीं रैली करने जा रहा है, कहीं धरना देने जा रहा है, कहीं जुलूस करने जा रहा है। एक स्कूल का हेडमास्टर है, वो बेचारा कहाँ से जाएगा मुखिया को खोजने के लिए सड़क के ऊपर में कि कहाँ से हम छुट्टी लें उससे? मेरा एक सवाल और है, जैसे कि इसमें पंचायत के अंदर जो स्थायी समितियों का प्रावधान है, एक शिक्षा समिति है, तो वो ग्राम प्रधान थोड़ी अप्रूव करेगा, शिक्षा समिति ये जो पूरा जो है ना, मैंने जो रोमांटिसिज्म जो वर्ड जो यूज किया है ना, वो सारा कुछ यही है। कोई भी आदमी गांव में, अगर हम एक्ट में बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है सब, लेकिन उस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को हम जमीन पे जाकर के जहां देखेंगे वहां सारी चीजें ध्वस्त आपको हो जाएंगी। आपको एक मिनट में समझ में आ जाएगा कि ये सारा कुछ आपकी कपोल कल्पना है। जैसे बच्चे जो है, वो बच्चे गुड्डे गुड्डियों की शादी करवाते हैं ना, तो उस तरह का मामला आपको दिखेगा। देखिए, उसका रोल जो होना चाहिए ना, मेरा ये कहना है कि पंचायत का रोल होना चाहिए मॉनिटरिंग का। जैसे एक विधायक जो है, एक विधायक कभी किसी को छुट्टी नहीं देता है, एक विधायक कभी किसी बिल के ऊपर में सिग्नेचर नहीं करता है। तो जिस तरह से विधायक का काम क्या है, विधायक का डर ये है लोगों को कि विधायक किसी, अगर मान लीजिए कि कहीं कोई पुल बन रहा है, तो पुल बनने में अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसको ये डर है कि विधायक आकर के हमारी बात को विधानसभा में उठा देगा, इसके खिलाफ लिख देगा, हमारा एक्शन हो जाएगा। लेकिन आपने मुखिया को क्या किया? मुखिया को आपने पार्टी बना दिया। वहां अगर आपके गांव में अगर कोई एक सड़क बन रही है, मनरेगा में सड़क बन रही है, उसमें आपने मुखिया को पार्टी बना दिया। अब अगर मुखिया अगर उसका विरोध करेगा, पर मैं मुखिया को मैं विधायक से कंपेयर कर ही नहीं रहा हूँ।
मैं तो नहीं, मुखिया को मुख्यमंत्री से कंपेयर करूंगा। तो नहीं, अगर तो आपको यही एनालॉजी देनी है तो आप मुखिया और मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री का भी जो काम है, मुख्यमंत्री का भी काम मॉनिटरिंग करना है। मुख्यमंत्री कभी किसी स्कूल के मास्टर को छुट्टी नहीं देते हैं, किसी एक वाइस चांसलर। तो उसके लिए जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हाँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट के वो ऑफिसर हैं करेगा, और वो वो करेगा। हैं। तो मैं भी वही कह रहा हूँ कि पंचायत लेवल पर अभी मुख्यमंत्री आपने क्या किया? देखिए, अभी एक आपने एक क्या किया? नहीं, विष्णु जी एक सुनिए, सेकंड। पंचायत लेवल पे मुख्यमंत्री की जगह हो गए प्रधान जी, उन्हें छुट्टी हाँ, बिल्कुल नहीं देनी है, बिल्कुल सही बात है। एक ठीक जो है। एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी जगह हो गई शिक्षा समिति, हम्म, और शिक्षा समिति के अंदर एक शिक्षा मित्र हो गया जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी या प्रमुख सचिव के समान, उसको मान लीजिए इक्विवेलेंट, कि जो एक वो तो ब्यूरोक्रेट हो गया। तो ब्यूरोक्रेट अप्रूव करेगा, शिक्षा समिति निगरानी करेगी, किसी को आपत्ति होगी तो मुखिया को बोलेगा। यही, इसी को मैं गुड्डे गुड्डियों का जो खेल है ना, वो बच्चे बच्चे जो शादी करवाते हैं, जो गुड्डा गुड्डी की, ये वही चीज है। देखिए, होना क्या चाहिए ना, बहुत ही अच्छा पूरा जो कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा है। पंचायत बहुत ही जरूरी है। पंचायतों ने जो इंपावर किया है लोकल लेवल पर डेमोक्रेसी का, हर गांव में इतने सारे लोग जो वार्ड मेंबर है, वार्ड मेंबर के रूप में जो चुन करके आए, उनको एक अधिकार का एहसास हुआ। लेकिन उनसे आप एग्जीक्यूटिव रोल की उम्मीद मत करें, उनसे आप फाइनेंस रूल, आप उनसे फाइनेंस की उम्मीद मत करें कि वो फाइनेंस का एग्जीक्यूशन का उम्मीद नहीं करें। आप उनको, मैं फिर विष्णु जी नहीं, आपको एक सेकेंड, चाहूंगा। मैं, हाँ नहीं, बताइए। ग्राम सभा का रोल क्या होना चाहिए? ग्राम सभा का रोल होना चाहिए विलेज लेवल पर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि ये आपके गांव में, देखिए, ये जो बात होती है कि पंचायत को फंड नहीं मिले, हम हम ये बात करते हैं कि उस पूरा आपका जो पंचायत की टेरिटरी है, उस टेरिटरी के भीतर में, चाहे वो केंद्र सरकार का कोई फंड यूज हो रहा हो, राज्य सरकार का यूज हो रहा हो, विधायक फंड का पैसा हो, सांसद फंड का पैसा हो, भारत की मिलिट्री का पैसा हो, मिलिट्री की सड़क हो, कुछ भी हो, जो कुछ भी है, चाहे किसी भी तरह की एनएच हो, हर चीज उस पंचायत के अधीन है। उस पंचायत के लोग उसको वो अपनी प्रॉपर्टी समझें। उस वहां चाहे जिस भी फंड से पैसा आ रहा हो, सांसद फंड के पैसे का क्या उपयोग हो रहा है, इस चीज को मॉनिटर करे ग्राम पंचायत। पर वो मॉनिटर करती है और उसको कुछ प्रॉब्लम मिलती है तो कहाँ आवाज उठाएगी? वो उठाए, देखिए, अगर आप उसको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं उसमें, करप्शन में, अभी क्या हो रहा है कि उस करप्शन में एक उसको एक इन्वॉल्व एक कर एक दिया गया। सिनेरियो लेते हैं हाँ, कि एक 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 ऐसी सिनेरियो लेते हैं कि हाँ, मतलब आपके जो आपका जो मानना है उस हिसाब से मान लीजिए गांव में काम चल रहा है, काम लेट्स से स्टेट हाईवे का काम चल रहा है और राज्य सरकार करवा रही है। अब उसको ये था कि भाई मेरे कुछ लोग हैं गांव के, उनको मनरेगा के थ्रू वहीं पे काम मिल जाता तो बेटर रहता। और अब और मैं ये भी देख रहा हूँ कि वहां पे जो काम है उसकी गुणवत्ता भी कम है। अब मैं एज ए ग्राम प्रधान अपनी आवाज उठाना चाहता हूँ, मैं कहाँ आवाज उठाऊं? मेरी देखिए, कौन सा रहेगा? अगर वो उसमें, उसको ये डर नहीं है कि मैं खुद इसमें इन्वॉल्व हो जाऊंगा, मान लीजिए अगर नहीं है, मान लीजिए अगर नहीं उसको डर नहीं है, तो हाँ। बहुत सारे फोरम है, जिस भी, इतने सारे फोरम है, जिस भी फोरम पे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखे, सीबीआई को लिखे, इनकम टैक्स को लिखे, पर विधानसभा में उठाए, विधायक को दे, सांसद को दे, लिखकर मीडिया में जावे। जैसे आपने थोड़ी देर पहले बोला कि हम्म, विधायक के पास एक पावर है कि हम्म, उसकी वो देखता है तो विधानसभा में जाकर के सवाल हम्म, उठा सकता है। हम्म, इसके पास एक, ये जनता का चुना हुआ नेता है। बट हम्म। आप जो पावर बता रहे हैं तो वही पावर है जो एक सामान्य नागरिक के पास होती नहीं, है। नहीं, सामान्य नागरिक, पावर क्या है? सामान्य नागरिक के अलावा इसके पास में संवैधानिक अथॉरिटी है। ये एक मुखिया के रूप में अगर ये लिख रहा है डीसी को, अगर ये जिले के अधिकारी को या राज्य सरकार को एक मुखिया के रूप में लिख रहा है, तो इस चीज का ज्यादा महत्व होगा और होना चाहिए। और यही इसी मेरी चीज, अभी अभी एक प्रकरण में किसी और से चर्चा हो रही थी, हम्म, उन्होंने बोला कि मुखिया जी ने अधिकारियों को 10 से ज्यादा चिट्ठियां लिखी, हम्म, किसी का कोई जवाब ही नहीं है, जबकि बहुत सिंपल सी डिमांड है। उसकी वजह यही है कि मुखिया को तबला बना लिया गया, मुखिया को ढोलक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ झारखंड का। अभी एक सारठ जिला है, साउथ, एक जिला, देवघर जिले में एक सारठ ब्लॉक, वहां के एक थाना प्रभारी ने, एक सिंपल थाना प्रभारी ने एक नोटिस जारी की है सारे मुखिया, सारे पंचायत समिति मेंबर के नाम से। उस नोटिस में वो कहते हैं कि यहाँ पर जो बालू का जो अवैध जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इसके बारे में आपको जो भी जानकारी हो, सारी जानकारी हमें उपलब्ध कराइए, और नहीं अगर उपलब्ध कराएंगे तो आपके ऊपर में कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और जिला पंचायत समिति पदाधिकारी को बोल करके और आपकी सदस्यता हम लोग रद्द करवा देंगे। अभी क्या हो रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव ने
पंचायत समिति मेंबर्स को अपने नीचे का अपना माथत समझ लिया है। ये उल्टा होना चाहिए। उल्टा ये होना, उसकी वजह यही है कि आपने पंचायत के जो लोग हैं उनको आपने उनके जो अधिकार हैं उनके जो उनका जो काम का जो दायरा है उसको मिक्स कर दिया है। एग्जीक्यूटिव और जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव दोनों को मिक्स कर दिया है। उसके बदले ये होना चाहिए कि जो ग्राम सभा की भूमिका होनी चाहिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। ग्राम सभा में सबसे पहले जो ग्राम सभा हो, उस ग्राम सभा में चाहे 200 लोग आए, चाहे 500 लोग आए, चाहे 50 लोग आए, ग्राम सभा में सबसे पहले ये बात होनी चाहिए कि मेरा जो ये जो पंचायत का एरिया है, जो 10 किलोमीटर का जो हमारा जो रेडियस है, इस 10 किलोमीटर के रेडियस में हमारी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो चाहे वन विभाग के अंतर्गत आती हो, चाहे वो माइंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो सारे हमारे जो एसेट्स हैं उन सारे एसेट्स का प्रॉपर मैनेजमेंट करना हम लोगों का काम है। और उसमें जो भी योजनाएं चल रही, एक भी पैसा जो खर्च हो रहा है उसको देखना हमारा काम है। और गवर्नमेंट को इस तरह के अमेंडमेंट कुछ करने चाहिए अपने रूल्स में। बिल्कुल सहमत हूँ, ये बहुत ही अच्छा विचार है विष्णु जी। मैं बस ये जानना चाहता हूँ, जो मैं बार बार जाके एक सवाल पे फंस रहा हूँ कि मैंने मॉनिटरिंग की, अब मैं आवाज उठा रहा हूँ, मेरी आवाज नहीं सुनी जा रही। नहीं, इसी के ऊपर में इसी में पार्लियामेंट जो है वो एक संविधान संशोधन लेकर के आ गया। उसी 73rd अमेंडमेंट के साथ में उसी में एक ये चीज डाले कि जो गांव पंचायत का चुना हुआ प्रतिनिधि वो किसी भी तरह की कंप्लेन करेगा, जिस भी स्तर पर करेगा, जो जिला के अधिकारी हो, राज्य के अधिकारी हो, उनके लिए वो मैंडेटरी है उसके ऊपर में फाइल क्रिएट करना, और उस फाइल के ऊपर में उसको फाइल को राज्य सरकार तक या केंद्र सरकार तक उसको पहुंचाना, और उसके ऊपर में प्रॉपर इंक्वायरी करके उसको रिपोर्ट देना। ये मैंडेटरी होगा। जैसे आपने कहा ना कि मुखिया के बराबर है, मुख्यमंत्री के, आपने कहा ना कि जो मुख्यमंत्री के बराबर है, ग्राम पंचायत का जो मुखिया है वो मुख्यमंत्री के बराबर है, आपने कहा, हम भी कह रहे हैं। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री अगर किसी चीज के ऊपर में एक बफसीट लिख देते हैं या एक ऑर्डर कर देते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, और उस फाइल को कोई फिर काट नहीं सकता। अगर मुख्यमंत्री ने अगर एक ऑर्डर कर दिया कि यहाँ पर ये सड़क बनी है या ये काम हुआ है, इसमें पुल बनाने में क्या गड़बड़ी हुई, इसकी जांच हो, उसकी जांच होती है। उसको फिर कहीं धरना देने की जरूरत। आपको नहीं लगता है कि जो पावर है वो उसी के पास होती है जिसके पास फंड का कंट्रोल होता है? अगर हम मुखिया से केवल मॉनिटरिंग करवाएंगे, उसके पास कोई फंड का कंट्रोल नहीं होगा। फंड का कंट्रोल किसी के पास में नहीं है। जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के पास भी फंड का कंट्रोल नहीं है। फंड का पूरा पैटर्न है। ये जो देखिए, जो बजट बनाते हैं, हाँ, बजट बनाना एक तरह का फंड का कंट्रोल ही है कि मेरे को ये डिसाइड करना है कि मेरे को आगामी आने वाले साल में किस काम में कितना पैसा खर्च करना है। वो जो पूरी बजटिंग होती है वो तो मुख्यमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के साथ ही बनाता है और उसको विधानसभा में लागू करता है। तो इसलिए उसके इस तरह से मैं कहता हूँ कि इसके पास पावर है। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि रुपया खर्च कर रहा है वो, बट वो पावर जो है ग्राम प्रधान के पास तो है नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि ग्राम पंचायत के लिए अलग से फंड क्यों चाहिए? ग्राम पंचायत जो है वो अगर इसको ऑन करे ना, सेंटर, एक सेकंड, आपका ये कहना है कि उसके अकाउंट में पैसे जाए, तो मैं भी कहता हूँ कि नहीं, जरूरत है अकाउंट में पैसे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप एक भी पैसा नहीं चाहिए। ग्राम पंचायत कहे कि हमें एक भी पैसा नहीं चाहिए, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी फंड्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी फंड्स हैं, उस फंड से मेरी पंचायत में जो भी काम हो रहा हो, डेवलपमेंट की जो भी योजनाएं हैं, कल्याण योजनाएं हैं, जैसे मेरी आपने एक बनाया ना कि आप हम तो बात करते हैं 29 विषयों की, आपने तो बोला कि सारे जो विषय हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के हो, राज्य सरकार के हो, 29 विषय, वो 29 विषय की नहीं 29 विषय में ही, मैं 29 विषय की बात कर रहा हूँ। 29 विषय में जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक हेल्थ का एक स्कीम बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक, मान लीजिए कि हमारी जो ग्राम पंचायत है, मान लीजिए कि मैं एक स्कीम बोलता हूँ आपसे, आयुष्मान भारत, जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है, हेल्थ की स्कीम। अब इसमें जो जिनका आयुष्मान कार्ड बनता है वो उन्हीं लोगों का कार्ड बनता है जिनका नाम पहले से डेटाबेस में है। आपको नहीं लगता कि ये अधिकार ग्राम प्रधान के पास होना चाहिए था कि वो लिस्ट बना करके देता? क्यों करेगा ग्राम प्रधान? यही मैं कह रहा हूँ कि ग्राम प्रधान को आप फैंटम मत बना दीजिए। ग्राम प्रधान जो है वो भी एक साधारण इंसान है, मेरे और आपके जैसा। ग्राम प्रधान से आप इतनी ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं, वो संभव ही नहीं है। सॉरी, मैं जब भी मैं ग्राम प्रधान बोलता हूँ, मेरा मतलब ग्राम प्रधान बिल्कुल नहीं होता है। मेरा मतलब ये होता है,
जैसे कि उसकी जो पूरी जो कमिटीज हैं और उसके नीचे जो ग्राम सभा है वो सब कमिटी मिला करके, क्योंकि जैसे कि आप राज्य में बोलते हैं ना कि मुख्यमंत्री का काम है, बट इसका मतलब मुख्यमंत्री नहीं होता है, ठीक है, इसका मतलब मैं होता समझ है गया, मैं परिषद समझ हो गया। गया, ब्यूरोक्रेट हो गया। वो तो एग्जीक्यूटिव क्या करेगी? मैं ये कह रहा हूं कि जो भी काम है, ये सारा काम जैसे जिले में, जैसे राज्य में, जैसे केंद्र में ये सारा काम एग्जीक्यूटिव करती है, उसी तरह से पंचायत में भी ये सारा काम एग्जीक्यूटिव का होगा। और ग्राम पंचायत का काम है उसको मॉनिटर करना, उसको देखना। जैसे आपने आयुष्मान भारत की बात की, तो मैं अगर मान लीजिए कि मेरे पंचायत क्षेत्र में कोई एक ऐसा अस्पताल है जो पंचायत जो आयुष्मान भारत में कवर हो रहा है, उस अस्पताल में आयुष्मान भारत के अंतर्गत सही इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखना ग्राम पंचायत का काम है। और उसमें किसी भी तरह की अगर कोई लापरवाही पकड़ी जाती है, कोई कुछ भी गलत होता है, उसके ऊपर में वो ग्राम पंचायत का जो मुखिया है या ग्राम पंचायत है जो उसकी जो चिकित्सा समिति है, वो उसके ऊपर में कंप्लेन करे, उसके ऊपर में रिपोर्ट मांगे, और उस रिपोर्ट का और उस उनकी जो कंप्लेन है उस कंप्लेन का उतना ही महत्व हो जितना एक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किए गए आदेश का होता है। अगर ये हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, अगर ये हाँ, हो जाए, अगर उसकी कंप्लेन को इतनी इज्जत मिल ये आप जाए। संविधान में संशोधन कर दीजिए, आप भारत के संविधान में संशोधन कर दीजिए कि अपने ग्राम पंचायत के दायरे में साफ रहे कि अगर मैंने मेरी पंचायत है ए और मैं बी पंचायत के बारे में कंप्लेन करूं तो नहीं, मैं ए पंचायत, जैसे बिहार का जो मुख्यमंत्री है वो बिहार की किसी भी योजना के बारे में कंप्लेन करेगा तो उसकी तत्काल सुनी जाएगी ना। तो जो पंचायत अपने पंचायत एरिया के अंदर उस पंचायत की जो समिति है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से उसका कोई प्रारूप होगा, इंडिविजुअल नहीं, एक प्रारूप होगा। इस प्रारूप के अंतर्गत अगर कोई शिकायत आती है तो उस शिकायत को पूरी तरह से प्राथमिकता देना और वो उसको एक एफआईआर की तरह से उसको दर्ज किया जाए और उसकी पूरी तरह उसको किया जाए। देखिए, प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा। अभी आप जो है सो पंचायत के काम को हमने जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों को जो मिक्स कर दिया है, उसका नतीजा क्या होता है कि जैसे ही कोई पंचायत में कोई चुन करके एक मुखिया जी आए, सरपंच आए, उसके बाद में सबसे पहला काम क्या होता है, वहां का जो रोजगार सेवक है या वो है उसको एक तो कोई ऐसे काम में फंसा देता है, उसको बोलेगा कि यहाँ पर ये सड़क का है, ये फाइल है, लीजिए बना लीजिए, 10,000 रुपये आपको मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। मान ले कि वो अगर ईमानदार है पूरी तरह से, वो नहीं लिया, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ी उससे वो करवा देगा कि उसके बाद में वो 5 साल तक उसको वो ब्लैकमेल करता रहेगा, उसको हरदम डराएगा कि यार तुमको तो जेल चले जाओगे। बहुत सारा हुआ, बहुत सारे पंचायतों में बहुत सारे जो इनोसेंट है, बहुत सारी महिलाओं को हमने देखा है जिनको जेल जाना पड़ा। बहुत सारे पंचायत के ऐसे जो लोग हैं, बहुत ही साधारण बेचारे, उनको मालूम भी नहीं, उनको फाइनेंस रूल का एबीसी पता नहीं, और कैसे पता होगा? एक विधायक को कितना पता होता है, एक सांसद को कितना पता होता है, एक मंत्री, केंद्र सरकार के जो मंत्री है। एक बात बिल्कुल स्पष्ट होकर के आ रही है और मैं इसको बिल्कुल ना सहमत है, क्योंकि ये जो हम जो लोगों से अलग अलग चर्चा कर रहे हैं, तो ये बात तो कॉमन निकल करके आ रही है कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं जो पंचायत के अंडर में, नाम के लिए भले ही वो 7-8 हों, पर उनके पास कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी नहीं है जो राज्य या केंद्र में जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके पास है। तो अगर जब तक उनके अंदर कैपेबिलिटीज नहीं आती हैं, कॉम्पिटेंस नहीं आती हैं, तब तक ग्राम पंचायत का सशक्तिकरण नहीं हो सकता है। नहीं, देखिए प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप इसको थर्ड स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं। थर्ड स्ट्रक्चर मत बनाइए। मतलब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर है, स्टेट गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर है, इन दोनों स्ट्रक्चर को हम क्यों नहीं ऑन कर लें? विष्णु जी, आप अगर थोड़ा सा अगर आप गौर फरमाएं, भारत के बाहर अलग अलग देशों में जो गवर्नेंस की व्यवस्था है, उसमें जो फेडरल गवर्नमेंट होती है और जो लोकल गवर्नमेंट होती है, उनके पास ज्यादातर शक्तियां होती हैं। जो इंटरमीडिएट गवर्नमेंट होती है उसके पास अनुमानतः बहुत ही कम शक्तियां होती हैं, क्योंकि वो लोगों का ये मानना है कि भाई जो रोजमर्रा के जो विषय हैं वो लोकल गवर्नमेंट को ज्यादा समझ में आते हैं। तो इसलिए अगर होना चाहिए तो जो एम्पावरमेंट होना चाहिए वो लोकल गवर्नमेंट का होना चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ क्या है कि जो जो एम्पावरमेंट है वो फेडरल का और स्टेट का है, लोकल गवर्नमेंट हमारे यहाँ एम्पावर्ड नहीं। तो अगर मैं ये नहीं कहता हूँ कौन सा मॉडल सही होता है गलत होता है, बट अभी जो फैक्ट ऑफ द मैटर है, अगर आप जापान देखें, ऑस्ट्रेलिया देखें, यूरोप देखें, यूएस देखें, कोई भी डेवलप्ड कंट्री देखें, तो वहां पे फेडरल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट है। इंटरमीडिएट गवर्नमेंट के पास इतनी पावर नहीं है। हमारे देश में इंटरमीडिएट गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पावर है, लोकल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है। तो
ये कहना कि स्टेट गवर्नमेंट काम करे और लोकल गवर्नमेंट केवल निगरानी करे, काफी हद तक मैं उससे ना सहमत नहीं हो पा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपके विचार समझ रहा हूँ कि उनके पास कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी नहीं है, बट आई थिंक हम इसकी जगह कि हम उनके अंदर कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी दें, हम ये क्यों सोच रहे हैं कि वो काम वो करें ही ना कभी जिंदगी में। नहीं, बेसिक जो चीज है ना उसको समझना पड़ेगा कि जैसे डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन है, एक डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन है, एक ब्लॉक लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन है ना। विकास खंड जो ब्लॉक है, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या करेगा। अगर मान लीजिए कि जैसे हमारे पास में जिला पंचायत, जो डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन है, जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। हाँ हाँ, भाई आप अधीन है। हॉलीवुड की तो पिक्चर कहीं भी वहां पे मेयर जो है वो बड़ा पावरफुल होता है, मेयर के अंदर ही सब लोग आते हैं। मेयर तो इसमें नगर निगम वाले में आ गया, मेयर नगर निगम वाले में उसी जिला अध्यक्ष, जिला परिषद, हम लोग यहाँ जिला परिषद करते हैं, तो जिला परिषद का जो अध्यक्ष है। तो नहीं, मेरा ये कहना है कि आपका जो जिले लेवल पर एक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो जिला पंचायत के अधीन है। जिला पदाधिकारी, जिला का जो अधिकारी आईएएस है, उसके अंतर्गत एक जिले का एडमिनिस्ट्रेशन है। क्यों? जब सेंट्रल गवर्नमेंट पीएम के अंदर आती है, स्टेट गवर्नमेंट सीएम के अंदर आती है, तो डिस्ट्रिक्ट डीएम के अंदर क्यों आता है? बाकी जब इलेक्टेड लोग रूल करते हैं तो जिले में एक एडमिनिस्ट्रेटर क्यों रूल करता है? नहीं, इसीलिए ना कि तब तो आप उसको अलग फिर राज्य बना दे रहे हैं ना। मतलब आप जो है सो वो पूरे भाई एक स्टेट एक पूरी कंप्लीट यूनिट है और उस यूनिट को चला रहा है, तो मुख्यमंत्री के माध्यम से जो एग्जीक्यूटिव वहां का जो लेजिस्लेचर है, वो लेजिस्लेचर उसको कंट्रोल कर रहा है। लेकिन आप जो लोकल गवर्नमेंट का एम्पावरमेंट कैसे होगा? नहीं, लोकल गवर्नमेंट ये इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड जो स्ट्रक्चर बनाना हम लोग जो चाह रहे हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाने से बेहतर ये है कि आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, डिस्ट्रिक्ट का, ब्लॉक का, चारों का जो स्ट्रक्चर है, उस चारों के स्ट्रक्चर को पंचायत ओन करे और कहे कि ये ऑनरशिप मेरी है। ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो ठीक है इसको हम छोड़ देते हैं, मेरा पंचायत का इतना 10 लाख रुपया या 10 करोड़ रुपया है, मुझे 10 करोड़ से मतलब, 10 करोड़ से मतलब मत रखिए। आप 100 करोड़ रुपया आपकी पंचायत में जितनी भी, चाहे वेलफेयर स्कीम हो, चाहे डेवलपमेंट स्कीम हो, चाहे जिस भी तरह की स्कीम हो, एनएच की सड़क बन रही हो, कुछ भी हो, मेरी पंचायत टेरिटरी के अंदर में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, किसी भी तरह की जो भी प्रॉपर्टी एसेट्स है सब हमारी है। हम सबकी मॉनिटरिंग करेंगे, सारी चीजें कैसे पीपुल सेंट्रिक हो, ये पंचायत का रोल होगा। और जिस दिन ये आपने उसको इम्पावर, असली इम्पावरमेंट ये है कि वो उसके ऊपर बात कर, उसको ये डर नहीं लगे कि हमने तो उस फाइल के ऊपर में साइन कर दिया था, जो सड़क बनने वाली फाइल है उसमें हम ही तो साइन किए कल, हम ही ने तो। अब आपने कह रहे हैं कि जो स्कूल में जो प्रिंसिपल जो है, वो जो टीचर्स हैं, उसकी अटेंडेंस, वो अटेंडेंस आ करके वो मुखिया के यहाँ साइन करवा के ले चला गया। तो जब साइन करवा करके ले गया, वो रहा था 15 दिन और साइन करवा के लिया 30 दिन का। आप भी जो है सो कर दिए साइन बहुत सारे वजहों से, तब तो आप कैसे उसके विरोध में आप बोलेंगे? लेकिन आप वहां पर इन्वॉल्व ही नहीं है, वहां पर सिग्नेचर कर बताइए कि अगर गांव में मेरे स्कूल में टीचर नहीं आ रहा है, मैं मुखिया हूँ, लोग मेरे पास ही कंप्लेन करेंगे। जो शिक्षा समिति जो मैंने बनाई है, गठित की है, मैं उसी को बोलूंगा कि देखो उसको लुक आफ्टर करो, क्या मैटर है। शिक्षा समिति जाकर के देखती है स्कूल में, मालूम करती है टीचर नहीं आ रहा है। गांव छोटी सी यूनिट होती है, इतनी बात छुपी तो रहेगी नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। शिक्षा समिति के बच्चे उस स्कूल में जा रहे होंगे, शिक्षा समिति कहती है कि अब मैं कैसे बाध्य करूं इस टीचर को स्कूल में आने के लिए, कैसे बाध्य करूं। तो वो कहेगा कि वो शिक्षा समिति के ग्राम प्रधान जी से बोलेगी चिट्ठी लिखिए आप ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को, और शिकायत करिए कि भैया कि जो शिक्षक है वो स्कूल नहीं आ रहा है। अब वो चिट्ठी लिखे जा रहे हैं। नहीं, तो इसी के लिए मैंने कहा ना कि अमेंडमेंट कर पार्लियामेंट, आप एक संसद में, एक संविधान में एक संशोधन करवा दीजिए और उसमें ये करवाइए, ये होना चाहिए संविधान में संशोधन कि ग्राम पंचायत का, चूंकि जो मुखिया है, मुखिया की जो ताकत है वो मुख्यमंत्री के बराबर है। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री का आदेश जो है वो आदेश होता है, वो कोई रिक्वेस्ट या शिकायत नहीं होती है, तो ग्राम पंचायत भी जो है वो कोई शिकायत नहीं करेगी, वो सीधे आदेश देगी। मुख्यमंत्री सीधे पंचायत का जो मुखिया है वो आदेश निकालेगा कि हमें जो सूचना प्राप्त हुई है कि वो पिछले 15 दिन से गायब है और अक्सर गायब रहते हैं, हमें जो प्राप्त इस रिपोर्ट, ग्राम शिक्षा समिति की रिपोर्ट के आलोक में इस शिक्षक का तबादला किया जाता है, मुख्यालय में भेजा जाता है। अब मुख्यालय हेडक्वार्टर अटैच कर दीजिए और ये गारंटी रहे कि जैसे ही हमने अगर
किसी को मुख्यालय में अटैच कर दिया, वहां से वो तत्काल किसी दूसरे शिक्षक को यहाँ अपॉइंट कर देंगे। अब वो जो जिसको अटैच किया गया है, अब उसकी सेवा को रखना है कि नहीं रखना है, ये राज्य सरकार समझे। हमने यहाँ से एक्सचेंज कर लिया। हमने कहा कि चूंकि ये इनकी जो सेवा है सेटिस्फैक्टरी नहीं है, इसलिए हमें इनके बदले दूसरा शिक्षक दिया जाए, और 3 दिन के अंदर में दिया जाए, और 3 दिन के अंदर में दूसरा शिक्षक आ जाए। ठीक है, आई थिंक बात हो गई हमारी अच्छे से, तो मैं इसको थोड़ा समराइज करूंगा अभी, ठीक है। उस पे आपको कोई लास्ट टिप्पणी देनी हो तो फिर आप दे दीजिएगा। नहीं, मुझे अपनी तरफ से कुछ करने के लिए बोल रहे हैं क्या? अभी मैं बोलूंगा, उसके बाद तो कोई टिप्पणी देनी हो तो आप दे दीजिएगा। ठीक है विष्णु जी, बहुत ही मजा आया आपसे बातचीत करके। जो आपका पर्सपेक्टिव है वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही यूनिक है, बट बहुत ही प्रैक्टिकल भी है। व्यक्तिगत तरीके से तौर पर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला आज आपसे कि क्या समस्याएं हैं। आपने बताया कि कैसे हमने कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत से लगा रखी है। जिन लोगों ने ये पूरी एक्सपेक्टेशन लगाई है शायद वो कभी गांव गए ही ना, और उन्होंने वहां पर सोचा कि एक जादू है और वो जादू की तरह सब कुछ वहां पर काम करने लगेगा। दूसरी बात आपने जो बोली जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो वहां पे हैं। आपने जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों एक ही को बना दिया है। इस तरह तो कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। अगर राज्य में नहीं हो पाता है, केंद्र में नहीं हो पाता है, तो हम कैसे मान लेते हैं कि ग्राम पंचायत पे संभव हो पाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण कि गांव में जितने भी काम होते हैं, चाहे वो जो भी काम हो, चाहे वो जो भी संस्था करा रही हो, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, आपका ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम हो, आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट का काम हो, कोई भी जो काम है वो अंत में या तो किसी गांव में होगा या किसी शहरी इकाई में होगा। अगर वो भूमि गांव में आती है तो उस भूमि में जो भी कार्य हो रहा है उसकी निगरानी ग्राम प्रधान को करनी चाहिए, उसका अवलोकन करना चाहिए। उसमें अगर कोई त्रुटि पाता है तो उसके शिकायत उसको करनी चाहिए, और उसकी शिकायत को मान्यता मिले इसके लिए एक संविधान में संशोधन होना चाहिए, जिससे कि जो उसकी शिकायत है उसको वही लेवल मिल पाए जो कि मुख्यमंत्री को शिकायत को जो मिलता है, और उस पे हो पाए। बहुत ही बढ़िया सजेशन, बहुत ही आनंद आया आपसे बात करके। कुछ आखिरी टिप्पणी विष्णु जी हमारे बारे में, सशक्त पंचायत के बारे में या इस पहल के बारे में? जी, आपकी जो पहल है बहुत ही अच्छी है। अपने सशक्त पंचायत के रूप में आपने जिस तरह से पंचायतों का एम्पावरमेंट हो इसके ऊपर में, और आपका वो एक जो ऑनलाइन पिटीशन है वो भी मैं देख रहा था और उसके मुद्दों से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। पंचायतों का एम्पावरमेंट होना चाहिए। एक जो चीज मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि एक जो मिसकंसेप्शन जो बनाया गया है, जो शहर के लोग खास करके जिन्होंने ये बनाया है कि पंचायत को पावर नहीं, और ये पावर नहीं है, ये एक इस तरह से एक गोल मटोल किस्म की बात है। और जो मैंने देखा है कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो ब्लॉक के लेवल के जो अधिकारी हैं, जो जिले के जो अधिकारी हैं, वो भी इसी मिसकंसेप्शन को बढ़ावा देते हैं कि आपको पावर नहीं है। तो पावर नहीं है तो बेचारा जो पंचायत का एक जो ग्राम प्रधान, सरपंच या मुखिया जो चुन कर के आया है, उस सब जगह से सुन रहा है कि पावर नहीं है, पावर नहीं है, उसको उसी को सिस्टम में बार बार सुन रहा है कि पावर नहीं है। तो इसका मतलब होता है कि वो अपने आप को पावरलेस महसूस करता है। जबकि हमने यहाँ पर जब बात की, जब हमने पंचायत में जब काम हमने शुरू किया, तो हमने सबसे पहले तो उनसे ये कहा कि भाई आपको संविधान ने पावर दे दिया है। 29 विषय जो है वो आपको भारत के संविधान ने दिए हैं, इसलिए आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि पावर है कि नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई बहू, किसी घर में अगर कोई आती है बहू, और कोई वो उसको कोई पावर अलग से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो जैसी आई है वैसे ही उसी दिन से वो उस घर की वो पार्ट एंड पार्सल हो गई, और वो कोई उसके अधिकार को छीन नहीं सकता है। तो आपको अलग से कोई संविधान, अलग से कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं है कि पावर है कि नहीं, नंबर 1। और नंबर 2 जो सबसे बड़ी चीज है कि आपके यहाँ क्या अच्छा काम हुआ या क्या काम कर रहे हैं, आपके अचीवमेंट्स क्या है। इस चीज को अगर आप किसी भी पंचायत के मुखिया, सरपंच, प्रधान से पूछते हैं तो उसको बहुत कंफ्यूजन, उसको लगता है कि
हम जब तक कोई बड़ा पुल नहीं बनवा देंगे, जब तक कोई सड़क नहीं बनवा देंगे, जब तक यहाँ हम कोई एक इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, तब तक में मेरा कोई अचीवमेंट नहीं दिखेगा। जबकि हम लोगों ने पंचायत में जब यहाँ सक्सेस स्टोरीज का कंपाइलेशन किया, हम लोगों ने महिलाओं की क्या उनकी उपलब्धियां हैं, तो पंचायत की पगडंडी नाम से हमने एक कंपाइल की थी। उसमें करीब 30-35 महिलाओं की जो उन्होंने अलग अलग पंचायतों में क्या काम किया। तो उसमें जैसे हमने ये पूछा कि आप ये बताइए कि आपके यहाँ जो मिड डे मील है वो उसका पैटर्न में सुधार आया कि नहीं आया। उसने कहा कि हाँ आया। तो हमने कहा तो आप अभी कह रही थी कि हमारे पंचायत में कोई काम ही नहीं हुआ। हम जब उनसे पूछते हैं कि आप बताइए कि आपका अचीवमेंट क्या है, तो वो कहती है कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं है? क्योंकि उसको लगता है कि जब तक हम पुल नहीं बनाएंगे तब तक मेरा कोई अचीवमेंट नहीं है। हमने कहा कि आपके यहाँ बच्चों का अटेंडेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, वो कहती है कि बढ़ा। हमने कहा कि आपके यहाँ जो वुमेन महिलाओं की जो ट्रैफिकिंग होती थी उसको आपने रोक लगाया कि नहीं लगाया, बोले लगा दिए है। ने कहा कि बच्चियों की शादी पर आपने रोक लगाई, बोले लग गई है, हमारे यहाँ बाल विवाह नहीं होता है। ने कहा यही आपका अचीवमेंट है, यही आपका काम है, आपका काम पुल बनाना नहीं है। इससे ज्यादा क्या अचीवमेंट होगा मतलब। आपका यही काम है। तब फिर हमने वो किताब निकाली पंचायत की पगडंडियां, और उसमें यही सब कि जो है सो बाल विवाह रुका। तो डायन प्रथा, यहाँ आपके यहाँ डायन प्रथा थी, आपने डायन प्रथा के खिलाफ आपने पंचायत में जागरूकता चलाई, और अब डायन प्रथा आपके यहाँ डायन बोल करके किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाता है। तब ये किताब जब निकली तब बाकी सब पंचायत की महिलाएं कहने लगी कि अरे साहब ये तो हमारे यहाँ भी होता है, हमने भी तो ये काम किया है, आपने उसका छाप दिया और हमारा नहीं छापा। हमने कहा कि भाई ये हम जो कर रहे हैं कंपाइलेशन, ये सिर्फ बताने के लिए कि क्या आपकी उपलब्धि, क्या आपका काम यही काम है आपका। जी। क्या बच्चों को स्कूल ड्रॉप आउट आप रोक दें, स्कूल में आंगनबाड़ी में बच्चे जाने लगे हैं, वहां पर बच्चों को खेलने कूदने का मिले, जो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। और मुझे लगता है कि पंचायत का जो बेसिक जो कंसेप्ट है ना पंचायत का और ग्राम सभा का, वो होना चाहिए कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिटी एम्पावरमेंट, और कम्युनिटी को आप उसमें ऑनरशिप उनकी पैदा हो। और ये जो है कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के 10 करोड़ रुपया मेरे नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के 10 करोड़ मेरे नहीं है, 1 लाख रुपया मेरी पंचायत में जो है, मेरे पॉकेट में जो है वो मेरा है। इस कंसेप्ट से बाहर निकल करके, चाहे वो सेंट्रल का हो, चाहे स्टेट का हो, चाहे किसी भी यूनिट का पैसा हो, मेरे पंचायत क्षेत्र की जो भी विकास योजनाएं हैं, कल्याण योजनाएं हैं, उनको अगर वो हम ऑन करेंगे, उसको ऑनरशिप लेगी अगर पंचायत, तो मुझे लगता है कि जो 73rd अमेंडमेंट है उसका असली रूप तभी दिखेगा। आपने बातचीत का अवसर दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।